अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफो यूनिवर्स। सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की डेटा बाइंडिंग की वीडियो के अंदर हम ये चीज सीखेंगे कि कैसे हम डायनामिक बाइंडिंग को यूज कर सकते हैं डेटा बाइंडिंग के अंदर। डायनामिक बाइंडिंग ये होती है कि जो हमारी बाइंडिंग क्लास होती है उसकी टाइप हमें रन टाइम के ऊपर पता चलती है, स्टैटिकली या कंपाइल टाइम के ऊपर हमें पता नहीं होती। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको अपनी फाइनल एप्लीकेशन बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक रिसाइकलर व्यू है और इसमें मेन समझने वाली चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास रिसाइकलर व्यू है इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स शो हो रहे हैं। फर्स्ट वन आप देख सकते हैं कि उसमें मेरे पास ईमेल आइटम है, जो आइकन है वो भी ईमेल का और नीचे आपको नेम के नीचे ईमेल नज़र आ रही है। सेकंड जो आइटम है वो मेरे पास कॉल का आइटम है, इमेज और आप फ़ोन नंबर देख सकते हैं। और जो थर्ड है वो मेरे पास मैसेज का आइटम है। तो ये हमारे पास जो है वो 3 टाइप के व्यू आइटम्स हैं जो रिसाइकलर व्यू के ऊपर शो हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं मल्टी व्यू रिसाइकलर व्यू। तो ये जो स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट है ये आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा ताकि आपको बेसिक जो कोड है वो ना करना पड़े। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो फाइनल कोड है वो भी आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। तो डायनामिक बाइंडिंग ये होती है कि जिस भी क्लास या लेआउट के लिए डेटा बाइंडिंग क्लास जनरेट करती है उसकी टाइप हमें स्टैटिकली या कंपाइल टाइम के ऊपर पता होता है। इससे पीछे जितनी भी वीडियोस थी उनके अंदर हमने देखा रिसाइकलर व्यू आइटम के लिए या फ्रैगमेंट के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए हमने डेटा बाइंडिंग को यूज किया। लेकिन उन तीनों केसेस के अंदर जो हमारे लेआउट फाइल के लिए डेटा बाइंडिंग ने क्लास जनरेट की थी उसकी टाइप हमें खुद पता होती है और वो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले कि मैं मजीद प्रोसीड करूँ मैं build.gradle फाइल के ऊपर जाऊँगा जो एप्लीकेशन मॉड्यूल की, और यहाँ पे जो डेटा बाइंडिंग है उसको इस कोड की मदद से बिल्ड फीचर्स और डेटा बाइंडिंग टूल्स की मदद से मैं इसको इनेबल करूँगा। और यहाँ पे ऊपर एक लाइन आपने एक्स्ट्रा ऐड करनी है, इसी को डुप्लीकेट करें और यहाँ पे आ जाएगा Kotlin-KAPT। ये हमारे पास बेसिकली जो Kotlin एक्सटेंशंस है वो है और ये प्लगइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं होता प्रोजेक्ट में, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत होती है डेटा बाइंडिंग के लिए, तो इसको ऐड कर लें आप। तो जैसे ही डेटा बाइंडिंग इनेबल हो जाएगी मेरे प्रोजेक्ट के लिए तो आपको जो गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट मिलेगा अगर आप उसको डाउनलोड या क्लोन करते हैं तो मेक श्योर करें कि पहले डेटा बाइंडिंग को इनेबल करें, उसके ऊपर डेटा बाइंडिंग इनेबल नहीं है। तो अगर मैं इस लेआउट को कन्वर्ट कर देता हूँ डेटा बाइंडिंग लेआउट के अंदर और डेटा टैग यहाँ पे सिंपल क्रिएट करता हूँ, तब अगर मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे ये जो पहले कोड हुआ है ये तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से कर लेता हूँ एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, तो आपने देखा मेरे पास जो क्लास है जो डेटा बाइंडिंग ने मेरे इस लेआउट के लिए जनरेट किया, मुझे उस क्लास के टाइप यहाँ पे पता है कि वो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग है। लेकिन अगर ये ऐसा सिनेरियो हमारे पास आ जाए कि डेटा बाइंडिंग को हम यूज़ कर रहे हैं और डेटा बाइंडिंग ने हमारे लेआउट के लिए अपनी फ़ाइल जनरेट की है, लेकिन हमें उस जो फाइल उसने जनरेट की है उसकी टाइप हमें कंपाइल टाइम के ऊपर नहीं पता, वो रन टाइम के ऊपर पता चलनी है, तो उस केस के अंदर कैसे हम डेटा बाइंडिंग को यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग। और ये बहुत आसान हो जाती है जब हम डेटा बाइंडिंग को यूज़ करते हैं। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल ये है कि जो अभी मैंने आपको बताई है, जब हम मल्टीपल या रिपीटिंग व्यूज़ को यूज़ करते हैं। रिपीटिंग व्यूज़ ये होते हैं कि हमारे पास एक व्यू टाइप है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसकी कॉमन एग्जांपल लिस्ट व्यू या रिसाइकलर व्यू है। तो रिसाइकलर व्यू के अंदर मेरे पास 3 व्यूज़ हैं, 3 टाइप ऑफ व्यूज़ हैं और वो तीनों बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक ईमेल का, एक कॉल का और एक मैसेज का, और वो तीनों बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन तीनों केसेस के लिए हमें रन टाइम के ऊपर नहीं पता। फॉर एग्जांपल, अगर आप एप्लीकेशन को दोबारा देखें, फर्स्ट आइटम हमारे पास आया है, अब रन टाइम के ऊपर हमें नहीं पता कि फर्स्ट आइटम ईमेल टाइप का है, मैसेज टाइप का या कॉल टाइप का है। डेटा बाइंडिंग ने तीनों के लिए क्लासेस जनरेट की होंगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जो फर्स्ट आइटम है या सेकंड आइटम है या थर्ड या किसी भी पोजीशन के ऊपर जो आइटम है उसके लिए हमने कौन सी टाइप यूज़ करनी है, ईमेल बाइंडिंग यूज़ करनी है, कॉल बाइंडिंग यूज़ करनी है या मैसेज बाइंडिंग। तो इस केस के अंदर हमें डेटा बाइंडिंग की तरफ से जो डायनामिक बाइंडिंग का फीचर है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपने मेरी जो थर्ड लास्ट आई थिंक वीडियो थी रिसाइकलर व्यू बाइंडिंग की, वो अगर आपने गौर से देखी हो तो वहाँ पे भी मैंने आपको हिंट दिया था डायनामिक बाइंडिंग का, वो हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे। तो पहले मैं कपल ऑफ अनडूज करता हूँ, इस लेआउट को नॉर्मल लेआउट के ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे भी इसको रिमूव करता हूँ। तो इससे पहले कि हम मजीद प्रोसीड करें, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि बेसिक प्रोजेक्ट क्या है। इस फाइल को इंपोर्ट को यहाँ से डिलीट कर दें। तो यहाँ पे मेरे पास मेन एक्टिविटी का लेआउट है, इसके अंदर सिंपल मेरे पास एक रिसाइकलर व्यू है जिसकी आईडी है रिसाइकलर व्यू अंडरस्कोर लॉग्स। मेन एक्टिविटी के ऊपर जाएं तो मैंने सिंथेटिक प्रॉपर्टी की मदद से इसके ऊपर लेआउट मैनेजर सेट किया हुआ है और अडाप्टर सेट किया हुआ है, पर्सन अडाप्टर, और उसको यूज़र क्लास से यूज़र लिस्ट पास की हुई है। तो पहले नंबर पे तो यूज़र क्लास को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा क्लास है यूज़र, इसमें मेरे पास 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, मैसेज, एड्रेस और लॉग टाइप। लॉग टाइप इंपॉर्टेंट और समझने वाली प्रॉपर्टी है। ये मेरे पास एक इनोमिनेशन है, इनम है, ये इट्स काइंड ऑफ रे आप कह सकते हैं। ये आई थिंक सो आपको पता होगा इनम क्या होती है। हमारे पास एक कस्टम वेरिएबल होता है जिसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो यहाँ पे जो लॉग टाइप है इसको सिर्फ 3 वैल्यूज़ आप दे सकते हैं, कॉल, ईमेल या मैसेज। तो यहाँ पे मैंने कंपेनियन ऑब्जेक्ट यानी कि स्टैटिकली एक लिस्ट क्रिएट की है यूज़र की, यहाँ पे मैंने डिफरेंट यूज़र दिए हुए हैं और हर एक यूज़र के एंड के ऊपर मैंने लॉग टाइप की मदद से ये बताया हुआ है कि ये ईमेल है, कॉल है या मैसेज है।
तो ये जो तरतीब है ये ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है। ईमेल पहले आ रही है, कॉल बाद में आ रही है, इसको याद रखें क्योंकि इसको वीडियो में आगे हमें ज़रूरत भी पड़ेगी और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास टाइप ईमेल है तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ईमेल पास की हुई है, फ़ोन नंबर और मैसेज ब्लैंक है। अगर टाइप कॉल है तो मेरे पास ईमेल ब्लैंक है, फ़ोन नंबर दिया गया है क्योंकि कॉल है तो इसलिए फ़ोन नंबर होगा, और मैसेज ब्लैंक है। और अगर टाइप मेरे पास मैसेज है तो ईमेल भी ब्लैंक है, फ़ोन नंबर भी ब्लैंक और मैसेज दिया गया, और सवान बाकी मेरे पास 8, 10, 12 जो है वो आइटम्स है। तो ये हमारे पास यूज़र की क्लास है। नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ है वो है पर्सन अडाप्टर। इसको देख लेते हैं। यह भी नॉर्मल रिसाइकल व्यू का अडाप्टर है। इसमें फ़र्क ये है कि ये हमारे पास नॉर्मल जो अडाप्टर होता है वो सिंगल व्यू के लिए होता है, यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीपल व्यूज़ के लिए है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल हम कस्टम व्यू क्लास से व्यू होल्डर क्लास से इसको एक्सटेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने रिसाइकल व्यू डॉट जेनेरिक जो व्यू होल्डर की क्लास है इसके ऊपर इसको एक्सटेंड किया हुआ है। तो नीचे अगर आप जाएंगे सबसे एंड पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 व्यू होल्डर्स हैं, इसलिए कि अगर आप जाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर अगेन और लेआउट के ऊपर तो मेरे पास 3 लेआउट्स हैं। एक आइटम कॉल के लिए, एक आइटम ईमेल के लिए और एक आइटम मैसेज के लिए। और ड्राइबल के अंदर मेरे पास इमेजेस भी मौजूद हैं कॉल के लिए, ईमेल के लिए और मैसेज के लिए। बहुत सिंपल है, राइट क्लिक करें न्यू और यहाँ पे वेक्टर एसेट कर लें और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं ईमेल, यहाँ आप कॉल सर्च कर लें, यहाँ आप मैसेज सर्च कर लें, वो आप इमेज ऐड कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से ऐड की हुई है। तो जो लेआउट है वो तीनों लेआउट सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो मेरे पास यहाँ पे इमेज व्यू है वो चेंज होगी। मैसेज ये मेरे पास आइटम मैसेज का लेआउट है तो यहाँ पे मैसेज का इमेज व्यू है मेरे पास, आप देख सकते हैं मैंने ड्राइबल से यूज़ किया हुआ। और यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू एक तो नेम का है ये सेम रहेगा, और एक सेकंड जो हमारे पास है ये मैसेज का टेक्स्ट व्यू है। जो ईमेल है उस केस के अंदर भी जो यहाँ पे इमेज यूज़ की जा रही है वो ईमेल की है, और यहाँ पे मैसेज की बजाय ईमेल होगी। और थर्ड और लास्ट हमारे पास आइटम कॉल का जो लेआउट है वो यहाँ पे कॉल की इमेज है और यहाँ पे फ़ोन नंबर यूज़ किया जाएगा। तो ये मेरे पास इन तीनों के लिए चूँकि 3 डिफरेंट व्यू टाइप्स हैं तो 3 डिफरेंट मेरे पास व्यू होल्डर्स हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा काम मैं विदाउट डेटा बाइंडिंग यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मल इसमें कोई भी डेटा बाइंडिंग नहीं है। मैंने अभी आपके सामने डेटा बाइंडिंग अनेबल किया इस प्रोजेक्ट के लिए, इससे पहले ये अनेबल नहीं थी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है नेम की वो तो सब के लिए होगी, और यहाँ पे फ़ोन नंबर की प्रॉपर्टी कॉल के लिए होगी, कॉल व्यू होल्डर के लिए, ईमेल की प्रॉपर्टी ईमेल व्यू होल्डर के लिए, और मैसेज की प्रॉपर्टी मैसेज व्यू होल्डर के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अब चूंकि मेरे पास ये जो रिसाइकल व्यू का अडाप्टर है इसमें मल्टीपल व्यू टाइप्स होंगी, तो पहला स्टेप ये है कि मुझे 3 टाइप्स जो वेरिएबल हैं वो डिफाइन करने पड़ते हैं इंटीजर टाइप के। अब इनको वैल्यूज़ आपने देनी है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इनोमिनेशन को यूज़ करते हैं जिस तरीके से मैंने यूज़ किया हुआ है तो आप यही वैल्यूज़ दें जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की हैं, और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। क्योंकि इंटरनली जो मेरे पास ये फर्स्ट आइटम है इसको इंटरनली 0 की वैल्यू इंटीजर के अंदर दी जाती है, और इसको इंटरनली 1 की और इसको 2 की। पहली वैल्यू 0 होगी और आगे जितनी भी वैल्यूज़ आप देंगे वो इंक्रीमेंट होते जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4। तो आप फर्स्ट जो यहाँ पे कॉल की वैल्यू है वो 0 है, तो इसलिए यहाँ पे भी जो आप अडाप्टर के अंदर यूज़ करेंगे वैल्यू वो 0 होगी। अब सपोज करें अगर कॉल को मैं नीचे ले आऊँ और ईमेल को ऊपर ले आऊँ तो यहाँ पे बेशक आप कॉल को एक्सेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो चूँकि कॉल की वैल्यू है वो 1 होगी तो आपको एरर मिलेगा, या एरर तो नहीं मिलेगा लेकिन कॉल सेकंड नंबर में मिलेगी, कॉल की जगह ऊपर मैसेज मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये जो यहाँ पे तरतीब है या ऑर्डर है वो, और जो यहाँ पे ऑर्डर है वो मेन सेम होना चाहिए। ऑर्डर से मुराद ये है कि यहाँ पे तो ये ऑर्डर होगा कॉल ईमेल मैसेज, लेकिन जो चीज़ आपने समझनी है वो ये कि कॉल को जो वैल्यू असाइन की जा रही है वो 0 है, ईमेल को 1 असाइन की जा रही है और मैसेज को 2। तो इसलिए जो यहाँ पे आप ऑर्डर तो ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन वैल्यूज़ आपने ये असाइन करनी है, कॉल को 0, ईमेल को 1 और मैसेज को 2। आई थिंक सो इट्स सिंपल, आपको समझ होगी। फिर मैंने बाकी जो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का मेथड है ये मैंने ओवरराइड किया हुआ ऑन बाइंड व्यू होल्डर, इनको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। आइटम काउंट है यूज़र की लिस्ट जो मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ, पैरामीटर के अंदर एक ही पैरामीटर है, तथा प्रॉपर्टी भी इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पे उसकी साइज़ रिटर्न करवा रहा हूँ। अब चूँकि मेरे पास मल्टीपल व्यूज़ हैं तो मुझे ये नहीं पता होगा रन टाइम के ऊपर कि कौन सा व्यू यूज़ करना है, तो इसके लिए रिसाइकल व्यू के ऊपर हम यूज़ करते हैं गेट आइटम व्यू टाइप। और मैं क्या करूँगा यूज़र लिस्ट डॉट गेट, और ये पोजीशन मुझे मिलेगी जिस पोजीशन के लिए अब रिसाइकल व्यू ने एक आइटम क्रिएट करना है उसके ऊपर मैं लॉग टाइप डॉट ऑर्डिनल की एक वैल्यू होती है और जावा के अंदर ये मेथड होता है। यस बेसिकली ये रिटर्न करेगा कि जो इन तीनों के ऊपर मैं ये करूँगा, एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं मेन काम की तरफ आते हैं। लॉग टाइप को मैं एक्सेस करूँगा तो ये मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। इसके ऊपर जब मैं ऑर्डिनल की प्रॉपर्टी या मेथड कॉल करूँगा जावा के अंदर तो वो इन तीनों के अंदर जो भी यहाँ पे लॉग की वैल्यू होगी इसके लिए जो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। अब कॉल के लिए इंटीजर वैल्यू 0 है, ईमेल के लिए 1 है, तो अब जो फर्स्ट आइटम है वो ईमेल है, तो फर्स्ट आइटम के लिए जब मेरे पास यहाँ पे ये ऑर्डिनल की प्रॉपर्टी मैं एक्सेस करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है और यही अब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ऊपर अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के ऊपर।
तो यहाँ पे मुझे आप देख सकते हैं कि ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर पेरेंट मिलता है और यहाँ पे व्यू टाइप मिलती है। तो लेआउट इन्फ्लेटर को पहले मैं क्रिएट करूँगा, फिर मैं व्हेन स्टेटमेंट की मदद से चेक करूँगा व्यू टाइप। अब यहाँ पे मेन काम है, अगर व्यू टाइप मैच कर गई कॉल के साथ तो मुझे पता है कि जो सा व्यू मैंने क्रिएट करना है वो कॉल वाला व्यू क्रिएट करना है। तो मैं कॉल के लेआउट को इन्फ्लेट करूंगा और वो रिटर्न करवा दूंगा कॉल व्यू होल्डर। अगर जो व्यू टाइप है वो मेरे पास ईमेल की होगी तो इट मीन्स कि मैंने ईमेल के लेआउट को इन्फ्लेट करना है और ईमेल व्यू होल्डर को पास करना है। और लास्ट हमारे पास है मैसेज। अगर जो व्यू टाइप है वो मैसेज की होगी तो मैं मैसेज का लेआउट इन्फ्लेट करूंगा और जो व्यू होल्डर होगा मैसेज व्यू होल्डर उसको पास कर दूंगा। पर उसके अंदर मैंने एक्सेप्शन थ्रो की हुई है अननोन व्यू टाइप। तो ऑन बाउंड व्यू होल्डर के अंदर मुझे होल्डर तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी आपने देखा जो टाइप है यहाँ पे, अब ये कस्टम टाइप नहीं, ये जेनेरिक है व्यू होल्डर। तो अगेन पहले नंबर पे तो पोजीशन के लिए मैं यहाँ पे यूजर को क्रिएट कर लूंगा और यहाँ पे अब जो आइटम व्यू टाइप है वो मुझे खुद लेना पड़ेगा। गेट आइटम व्यू टाइप का मेथड कॉल करूंगा जो एक्चुअली ये नीचे है मेरे पास। पोजीशन पास करूंगा तो जो ऑर्डिनल या जो भी आइटम व्यू टाइप होगी वो मुझे मिल जाएगी। मैं अगेन यहाँ पे चेक करूंगा, अगर वो टाइप होगी कॉल की, इट मीन्स के जो यहाँ पे व्यू होल्डर मुझे मिला है ये वाला, ये कौन सा व्यू होल्डर है, ये कॉल व्यू होल्डर है। तो मुझे पहले इसको कास्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर कॉल का व्यू होल्डर है तो मुझे नेम और फ़ोन नंबर मिल जाएगा, तो वो मैं यूज़र के साथ सेट कर लूँगा। अगर व्यू टाइप जो मुझे मिलेगी वो ईमेल की होगी तो इस होल्डर को आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ईमेल व्यू होल्डर के ऊपर कन्वर्ट किया और नेम और ईमेल सेट किया है। और अगर ये जो टाइप है वो मैसेज की होगी तो मैसेज व्यू होल्डर के ऊपर इसको कन्वर्ट करके कास्ट करके मैं नेम और मैसेज सेट करवाऊंगा। तो ये तो था मेरे पास जो इनिशियल प्रोजेक्ट है वो। तो अब हम आते हैं अपना जो मेन काम है उसकी तरफ। तो मेन काम हमारा ये, हमने ये करना है कि ये सारे का सारा जो काम है इसके लिए हमने डेटा बाइंडिंग को यूज़ करना है। तो मैंने इनिशियल या ये बेसिक प्रोजेक्ट आपको इसलिए दिखाया या समझाया कि आपको ये पता चले इस वीडियो के एंड के ऊपर कि डेटा बाइंडिंग की मदद से कितना ज़्यादा कोड है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप जाएंगे अपनी build.gradle फाइल के ऊपर और डेटा बाइंडिंग को इनेबल करेंगे, जो मैंने अभी इनेबल किया है। इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने दोबारा आपको बताया। और सेकंड स्टेप है जो हमने पहले जितनी भी वीडियोज़ उन सब के अंदर मैंने आपको बताया। सेकंड तो नहीं बल्कि इसको हम फर्स्ट ही आप बोलेंगे कि जितने भी लेआउट्स हैं जिनके ऊपर आप डेटा बाइंडिंग को यूज़ करना चाह रहे हैं आप उनको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल व्यू से, नॉर्मल लेआउट से डेटा बाइंडिंग लेआउट के ऊपर। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेटा बाइंडिंग लेआउट के ऊपर। और यहाँ पे एक ही जो वेरिएबल है वो मुझे मिलेगा, नेम आप इसको यूज़र कह देंगे और इसकी जो टाइप होगी वो यूज़र होगी जो आप खुद क्रिएट करेंगे या हमने खुद क्रिएट की हुई है। तो अब इस यूज़र को मैंने यूज़ करना है। यहाँ पे जो सोर्स है वो तो सेम ही रहेगा, इमेज मैंने चेंज नहीं करनी। जो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के ऊपर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यूज़र डॉट नेम। तो यहाँ पे नेम मैं यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे नीचे जो टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा फ़ोन नंबर, यूज़र डॉट फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास फ़ोन नंबर और नेम दोनों आ गए। अब यही काम मैंने करना है अपने ईमेल लेआउट के लिए। तो अगेन इसको भी कन्वर्ट करूँगा डेटा बाइंडिंग के लेआउट के ऊपर और यहाँ से इसको कॉपी कर लें आप। ये कोड तो सेम ही रहेगा आपका, ये जो वेरिएबल वाला ये इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो वेरिएबल आ गया। इमेज अगेन यहाँ पे सेम रहेगी, जो टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे भी जो पीछे की तरह आएगा यूज़र डॉट नेम और जो यूज़र डॉट नेम और जो यहाँ पे नीचे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वैल्यू कराची मैंने इसलिए दिया कि ये सिर्फ प्लेस होल्डर है मेरे पास। यहाँ पे अब ये चूँकि ये ईमेल का मेरे पास लेआउट है तो यहाँ पे यूज़र डॉट ईमेल आएगा। और थर्ड अगेन जो मैसेज के लिए हमारे पास लेआउट, इसको भी कन्वर्ट करेंगे डेटा बाइंडिंग के ऊपर, यूज़र का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और अगेन इमेज यहाँ पे सेम रहेगी। नेम के लिए अगेन मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा यूज़र डॉट नेम और जो यहाँ पे अब मैसेज आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा यूज़र डॉट मैसेज, इस तरीके से। तो अब मेरे तीनों जो लेआउट्स हैं इन तीनों लेआउट्स के लिए डेटा बाइंडिंग इनेबल हो चुकी हुई है और डेटा बाइंडिंग इन तीनों के ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप है कि मैं जाऊँगा अपने अडाप्टर के ऊपर। अब जो यहाँ पे नीचे मेरे पास व्यू होल्डर्स हैं इनके ऊपर मैं कुछ इस तरीके से काम कर सकता हूँ कि जो यहाँ पे मैं आइटम व्यू रिसीव कर रहा हूँ इसकी टाइप मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब कॉल व्यू होल्डर होगा तो उसके लिए अब मुझे सिंपल व्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो मेरे पास क्लास जनरेट होगी वो होगी आइटम कॉल बाइंडिंग। किस तरीके से, लेआउट का क्या नाम था, आइटम कॉल। तो आइटम कॉल ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास और बाइंडिंग एट द एंड हमारे पास अपेंड हो चुकी हुई है। तो ये हमारे पास होगा। अब यहाँ पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा डॉट रूट। और इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन किया है कि इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे हम प्रॉपर्टी के अंदर। और चूँकि अब हमने सिर्फ इसके ऊपर जो आइटम यू आइटम कॉल बाइंडिंग है इसके ऊपर सिर्फ ये वाला जो यूज़र का वेरिएबल है ये सेट करना है, तो हमें इन प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं। तो हम इनको यहाँ से जो है वो रिमूव कर देंगे और एम्प्टी क्लास बॉडी जो है उसको रिमूव कर देंगे। अब यही काम मैं ईमेल व्यू होल्डर के लिए भी करूँगा।
और टाइप इसकी भी आइटम ईमेल बाइंडिंग हो जाएगी और यहाँ पे जो डॉट रूट है वो रिटर्न करूँगा। तो इनकी भी मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इन दोनों की, और एम्प्टी बॉडी जो क्लास है वो भी रिमूव कर देंगे। फॉर द लास्ट जो व्यू होल्डर है हमारा मैसेज व्यू होल्डर, आइटम मैसेज बाइंडिंग, और यहाँ पे भी हम जो है वो डॉट रूट को रिटर्न करेंगे। यहाँ पे इनको रिमूव करके जो एम्प्टी क्लास पड़ी है वो रिमूव कर दूंगा। तो अब मेरे पास क्या हो चुका हुआ है कि बजाय इसके कि मैं खुद फाइंड व्यू बाय आईडी को कॉल करूँ और डेटा सेट करूँ, मैं इसके बजाय सिंपली जो डेटा बाइंडिंग मैंने यूज़ की हुई है इसके ऊपर मैं जो ये वाला यूज़र का जो वेरिएबल है इसको सेट करवाऊँगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के ऊपर पहले आते हैं। तब यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो हम ये कर रहे हैं कि लेआउट को नॉर्मल इन्फ्लेट कर रहे हैं और व्यू यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अब हमें यहाँ पे व्यू नहीं मिलेगा, बल्कि अब हम जो इन्फ्लेट को कॉल करेंगे वो कुछ इस तरीके से कॉल करेंगे। पहले दफ़ा अब हम किसके लिए व्यू टाइप के लिए जो है वो हमने बाइंडिंग को इन्फ्लेट करना है, वो हमारे पास है कॉल। तो मैं यूज़ करूँगा आइटम कॉल बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट को कॉल करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर, और यहाँ पे आ जाएगा पेरेंट और फॉल्स। तो इसके साथ ही जो एरर है वो रिमूव हो चुका हुआ है। आप इसको भी यहाँ पे रूट व्यू को जो है वो आइटम कॉल बाइंडिंग या कुछ इस तरीके से मीनिंगफुल जो नेम है वो दे सकते हैं। न्यू लाइन के ऊपर इसको ले आता हूँ, तो यहाँ पे जो आइटम कॉल बाइंडिंग है वो पास कर दें। अब यहाँ पे जो है वो ईमेल आइटम बाइंडिंग आएगी, या ईमेल बाइंडिंग सिर्फ आप कह सकते हैं, ज़्यादा इजी है। और अगेन यहाँ पे अब आपको यूज़ करना पड़ेगा आइटम ईमेल बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट। तो यहाँ पे मैसेज बाइंडिंग आ जाएगी, आइटम मैसेज बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर पेरेंट और फॉल्स फॉर दी अटैच टू पेरेंट के लिए, और यहाँ पे जो मैसेज बाइंडिंग है वो। तो यहाँ पे भी अगेन हमने क्या किया कि जो उनसा टाइप व्यू टाइप थी उसके लिए वो वाली बाइंडिंग की क्लास हमने यूज़ की और वो हमने यहाँ पे पास कर दी है। इससे पहले कि मज़ीद प्रोसीड करूँ मैं आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ पे स्टिल हमें पता है कि कौन सी जो बाइंडिंग की क्लास है उसकी टाइप क्या होगी। तो स्टिल हम डायनामिक बाइंडिंग को यूज़ नहीं कर रहे, ये स्टैटिक बाइंडिंग है। डायनामिक बाइंडिंग उस वक्त होगी कि हम एक वेरिएबल क्रिएट करें और वो बाइंडिंग को तो सेव करें अपने अंदर, लेकिन कौन सी बाइंडिंग है, कॉल बाइंडिंग हो, मैसेज बाइंडिंग हो या ईमेल बाइंडिंग हो, ये उसे रन टाइम के ऊपर पता चले, तो ये उस वक्त डायनामिक बाइंडिंग होगी, जो अभी थोड़ी देर तक हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास काम काफ़ी सिंपल हो जाएगा। ये तो हमें चेक करना पड़ेगा व्यू टाइप कौन सी, और हमें उस अडाप्टर के व्यू होल्डर के अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने इस होल्डर को। लेकिन अब डेटा में खुद यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी वाली जो कॉल या प्रॉपर्टीज़ इनके ऊपर सेट करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली हम ये करेंगे कॉल व्यू होल्डर डॉट हमारे पास आइटम व्यू है, उसके ऊपर आप जो यूज़र का वेरिएबल आप उसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं, यूज़र जो हमें जो यहाँ से मिलेगा। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे कोड इसी तरीके से यूज़ करना है, ईमेल व्यू होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट यूज़र। तो इसको आप जो यूज़र है वो पास कर देंगे, और यही चीज़ हमने यहाँ पे इस तरीके से करनी है। मैसेज व्यू होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट यूज़र, तो इसको हम यूज़र जो है वो पास कर देंगे। तो अगर हम इतना कोड सिर्फ रन करते हैं तो हम देख लेते हैं पहले कि क्या इतने कोड के ऊपर हमारी एप्लीकेशन ठीक रन हो रही है या नहीं। हमने अभी तक किया क्या, हमने सिर्फ ये किया कि जो डेटा हम खुद सेट कर रहे थे, प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करके फाइंड व्यू बाय आईडी की कॉल करके और टेक्स्ट सेट कर रहे थे, वो काम हमारे पास डेटा बाइंडिंग कर रही है। कोड तो काफ़ी रिड्यूस हो गया हमारे पास, लेकिन स्टिल जो डायनामिक पोर्शन है वो हम खुद हैंडल कर रहे हैं। तो अब जैसे कि हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और पहले की तरह डेटा हमारे पास शो हो रहा है, मल्टीपल व्यूज़ के ऊपर डेटा शो हो रहा है, लेकिन स्टिल जो डायनामिक प्रोसेस है या डायनामिक चीज़ है वो हम खुद हैंडल कर रहे हैं, वो डेटा बाइंडिंग हैंडल नहीं कर रही। तो अभी हम उसको देख लेते हैं, और वो बहुत थोड़ा 3 से 4 लाइनों का कोड है, उसके अंदर सारे का सारा काम हो जाता है। पहला स्टेप ये है कि जो मैंने रिसाइकल वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जिस तरीके से हमारे पास ये हमारी कस्टम टाइप है डेटा बाइंडिंग की क्लास की, जो हमारे लेआउट के लिए डेटा बाइंडिंग जनरेट करती है, इसी तरीके से हमारे पास एक टाइप है व्यू डेटा बाइंडिंग। यहाँ पे हमारे पास होगी व्यू डेटा बाइंडिंग। ये जो टाइप है व्यू डेटा बाइंडिंग, ये किसी भी टाइप की डेटा बाइंडिंग को अपने अंदर सेव कर सकती है। तो अगर मैं कपल ऑफ अनडूज करता हूँ और ये वाले जो लाइन है इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ बाइंडिंग व्यू होल्डर, और यहाँ पे अब जो टाइप है, अब ये ज़रूरी नहीं कि अब मैं यहाँ पे मुझे पता हो कि आइटम टाइप की बाइंडिंग आएगी या ईमेल टाइप की या मैसेज टाइप की। मैं सिंपल यहाँ पे यूज़ कर लूँगा व्यू डेटा बाइंडिंग, जो मैंने रिसाइकल वाली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। अब यहाँ पे आप आइटम बाइंडिंग पास करें, ईमेल बाइंडिंग पास करें, मैसेज बाइंडिंग पास करें, कुछ भी पास करें, डजेंट मैटर। ये क्लास रन टाइम के ऊपर कोई भी बाइंडिंग आएगी उसको रिसीव कर सकती है या होल्ड कर सकती है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमने डेटा बाइंडिंग के साथ लेआउट इन्फ्लेट करना है वो हमने इन्हीं क्लासेस के साथ इन्फ्लेट करना है, आइटम कॉल बाइंडिंग या आइटम ईमेल बाइंडिंग या आइटम मैसेज बाइंडिंग। लेकिन अब जो
हम जो व्यू होल्डर रिटर्न करेंगे उसकी टाइप हमारे पास ये वाली बाइंडिंग व्यू होल्डर होगी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू जो वेरिएबल है वो क्रिएट कर लूँगा, बाइंडिंग में इसको कह दूँगा, लेकिन इसकी टाइप है वो व्यू डेटा बाइंडिंग होगी। और इसके इनिशियलाइजेशन के लिए मैं जो व्हेन स्टेटमेंट है उसको यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे अब जो ये चीज़ है इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल के अंदर भी इसको सेव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी वो ऑटोमेटिकली इस व्यू बाइंडिंग के अंदर सेव हो जाएगी। तो सेम जो काम है वो मैं यहाँ पे कर लूँगा और सेम मैं यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे अब मुझे रिटर्न करना है तो मैं सिंपली रिटर्न करूँगा बाइंडिंग व्यू होल्डर को, और इसको जो मैंने बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यू डेटा बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट मैंने पास करना और बाइंडिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो मैं पास कर दूंगा। तो ये हमारे पास बेसिकली अब डायनामिक पोर्शन हो जाएगा। कैसे, अब हमें नहीं यहाँ पे अब पता कि जो यहाँ पे इस बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप है वो आइटम बाइंडिंग है या ईमेल बाइंडिंग है या मैसेज बाइंडिंग है, कौन सी है। एक तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास होगी जो अभी तक हमने किया है कि सिर्फ एक व्यू होल्डर की हमें ज़रूरत पड़ी है, हमें 3 व्यू होल्डर सेपरेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो तो हम यहाँ पे जो टाइप रिटर्न कर रहे हैं वो कौन सी है, बाइंडिंग व्यू होल्डर। और हमने अब पूरे इस अडाप्टर के अंदर सिर्फ बाइंडिंग व्यू होल्डर को यूज़ करना है। तो जो यहाँ पे हम क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं रिसाइकल व्यू डॉट, वो व्यू होल्डर नहीं, अब हम बाइंडिंग व्यू होल्डर को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो रिटर्न है वो भी बाइंडिंग व्यू होल्डर करना पड़ेगा। और ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर भी हम जो रिसीव करेंगे वो रिसाइकल व्यू डॉट व्यू होल्डर नहीं होगा, बल्कि सिर्फ बाइंडिंग व्यू होल्डर होगा जो हमने इस क्लास के अंदर क्रिएट किया हुआ है अभी। तो यहाँ पे अब जो मेन चीज़ है वो होगी, मैं इसको सारे कोड को रिमूव करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो होल्डर है इसके ऊपर मुझे बाइंडिंग मिल सकती है। तो होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट में यहाँ पे मेथड कॉल करूँगा सेट वेरिएबल का। और अब बाइंडिंग बेशक आइटम टाइप की बाइंडिंग है, ईमेल टाइप की बाइंडिंग है या मैसेज टाइप की बाइंडिंग है, इन तीनों के ऊपर मेरा जो मेन काम था वो था यूज़र का वेरिएबल सेट करना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो वो मैं यहाँ पे वेरिएबल जो कि यूज़र है, तो यहाँ पे मुझे BR क्लास के ऊपर जो यूज़र है वो मिल जाएगा यहाँ पे, और जो वैल्यू है यूज़र की वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एंड दैट्स इट। सिर्फ इतना सा जो मेन काम था वो हमारा। इसके बाद एक लास्ट चीज़ आपने करनी है, होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट एग्जीक्यूट पेंडिंग बाइंडिंग्स। ये मैंने रिसाइकल वाली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। अगर आप इसको कॉल नहीं करते तो डेटा बाइंडिंग बेशक न्यू डेटा उसके पास अवेलेबल होता है, वो नेक्स्ट फ्रेम जब तक रेंडर नहीं होता, और हर फ्रेम के दरमियान 16 मिली सेकेंड्स का टाइम होता है, तो वो वेट करती है। लेकिन इस मेथड की वजह से, एग्जीक्यूट पेंडिंग बाइंडिंग्स की वजह से, वो नेक्स्ट फ्रेम का जो वेट है वो नहीं करेगी, फॉरन न्यू डेटा जो है वो शो करवाएगी आपको। तो आपने देखा ये हमारे पास डायनामिक पोर्शन है डेटा बाइंडिंग, और कितना कोड हमारे पास रिड्यूस हो गया। अब आपने देखा कि पहले नंबर पे 3 व्यू होल्डर्स थे, यहाँ पे हमें तीनों की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हम फाइंड व्यू बाय आईडी को कॉल कर रहे थे खुद, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, डेटा खुद सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे जैसे हमें लेआउट हम इन्फ्लेट करते हैं उसको रिटर्न करते हैं, यहाँ पे हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं कि जो लेआउट आया है वो किस टाइप का। यहाँ पे तो हम 3 टाइप्स के लेआउट्स को रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमें ये भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, तीनों के ऊपर यूज़र टाइप का वेरिएबल सेट करना था वो हमने कर दिया। तो ये हमारे पास डायनामिक पोर्शन है डेटा बाइंडिंग का। तो फॉर द लास्ट टाइम हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, फिर वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है गाइस, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पहले की तरह हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। 3 टाइप्स के व्यूज़ हमें नज़र आ रहे हैं, ईमेल, कॉल और मैसेज, और बिल्कुल पहले की तरह हमारा एग्जैक्टली एक्यूरेट डेटा जो है वो शो हो रहा है। और लेकिन आपने देखा कितना थोड़ा कोड हमें करना पड़ रहा है। और जो डायनामिक पोर्शन है रिसाइकल व्यू का, जहाँ जो डायनामिक रन टाइम के ऊपर व्यू टाइप्स हैं वो फाइंड आउट करनी है, वो सारे का सारा काम हमारे पास जो डेटा बाइंडिंग है वो कर रही है। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। स्टिल किसी भी चीज़ में क्वेश्चन हुआ, कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। एक नोट आप यहाँ पे चीज़ कर लें, अगर आपको वेरिएबल यहाँ पे इस तरीके से नहीं मिल रहा है जिस तरह मुझे मिल रहा है, तो आप यहाँ पे बिल्ड और रीबिल्ड करें प्रोजेक्ट को, अदरवाइज क्लीन कर सकते हैं आप प्रोजेक्ट को। और दूसरी चीज़ है कि इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो बिल्ड और ग्रेडल फाइल है अपने प्रोजेक्ट की, उसके ऊपर ये वाला जो आपने प्लगइन है वो लाजमी अप्लाई किया हो, जो मैंने पीछे आपको शुरू में बताया, क्योंकि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेटा बाइंडिंग। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। ये वीडियो जो कि हमारी जो मेन प्रोडक्ट्स की जो मैं एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ उसके ऊपर इसको डेवलप करना या इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिंपल रखता हूँ और आप लोगों को जो मेन काम है वही समझाना है मैंने। तो आई थिंक सो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो से दोबारा अपने मेन प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि कैसे कार्ट वगैरह या क्वांटिटी वगैरह को, उसके अंदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी या प्रोडक्ट कार्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे ऑब्जर्वेबल के साथ काम करना है, 2-वे डेटा बाइंडिंग के साथ काम करना है। तो मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।